हुआ होगा मैं जान रहा हूँ, लेकिन डीएसपी इतनी बड़ी पोस्ट ये मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि उससे पहले 2 बार मेरा इंटरव्यू कॉल तक नहीं आया था। कह रहा है भाई तुम देखो तो सही आया है। मैं कहा तुम झूठ बोल रहे हो, मजाक करो मेरे साथ, मजाक करना बंद करो पहले। डीएसपी बहुत बड़ी पोस्ट होती है, मुझे भी पता है। तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, फिर मैं 4 बार रोल नंबर अपना मिला कि मैं ही हूँ। नमस्कार दोस्तों, नोट्सबुक ऐप में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुनील कुमार। आप लोग भली बात मेरे से परिचित हैं। 2018 बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ है, यूपी पीसीएस 2018 बैच। मेरी रैंक 93 रही है, पोस्ट डीवाईएसपी मिला है मुझे। तो आप लोग मेरे से भली बात परिचित हैं। आज मैं आप लोग के लिए आर के बारे में कुछ ऐसा लेके आया हूँ जिससे आप लोग प्री क्वालिफाई कर सकें और आगे की जो एग्ज़ाम है मेंस वगैरह है उसमें आप लोग बैठ सके। तो आर के बारे में आप लोग को पता ही है कि आर में सिर्फ 2 ही स्टेप हैं, एक प्री है और एक मेंस है। इंटरव्यू तो होता नहीं है, पहले इंटरव्यू था अब हट गया है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है इसमें कि इंटरव्यू फेस नहीं करना पड़ेगा। बहुत लोग का इंटरव्यू थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता है, डिबेट वगैरह ठीक नहीं होता है, तो इंटरव्यू मार्क्स कम मिलते थे। तो अब उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप आराम से प्री और मेंस क्वालिफाई करिए और नौकरी ले जाइए। और बहुत ही अच्छी जॉब होती है आर की। आर मतलब समझ लीजिए कि अगर सचिवालय मिल गया तो राजा वाली नौकरी है। आराम से जाइए, अब बढ़िया ऑफिस मिलता है और एसडीएम और डीएसपी भी जाके सर ही बोलते हैं। तो मैं तो वो फेस किया हूँ। आर हम लोग का काम लगता है वहाँ पे, तो जाने पे सर ही बोलना पड़ता है। तो सोच लीजिए कितना वैल्यू है। प्लस आयोग में मिल गया तो वहाँ भी अच्छा है कि जो भी जाता है तो वो सर ही बोलेगा। ऐसा नहीं कि कोई एसडीएम है और डीएसपी है जा रहा है तो आप लोग को सम्मान से नहीं देखेगा। वो बहुत बड़ा सम्मान मिलता है। प्लस विधानसभा मिल गया, सचिवालय मिल गया, तो ये सब बहुत अच्छा पोस्ट है। और सुबह एक तो मंडे टू फ्राइडे जॉब रहती है अगर आपको सचिवालय मिल गया तो। और टाइमिंग भी फिक्स है, सुबह 10 बजे जाइए, 5 बजे चले आइए। सैटरडे संडे छुट्टी है। सैलरी हमसे ज़्यादा मिलेगी आपको, एसडीएम से ज़्यादा सैलरी है आर की, ठीक है। तो सैलरी ज़्यादा, फैसिलिटी ज़्यादा, काम कम, राजा वाली नौकरी। आराम जाइए, सुबह जाइए, शाम को चले जाइए, 2 दिन छुट्टी भी। हमारे फील्ड में तो 24/7 जॉब है, कभी भी बुलाया जा सकता है। तो ये बढ़िया है। आप लोग अगर मन लगा के पढ़ेंगे, अभी आपके पास लगभग 95 डेज़ बचा हुआ है और अभी से अगर लग जाएंगे तो प्री आराम से क्वालिफाई हो सकता है। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उस रणनीति को फॉलो करिए, बहुत ही आराम से प्री हो सकता है। और मैं भी 2 बार आर का प्री क्वालिफाई किया था, लेकिन मैं मेंस नहीं दिया, क्योंकि उसका रीज़न यह था कि मेरा उसी समय यूपी का भी मेंस रहता था। इस वजह से मैंने आर का कभी मेंस नहीं दिया। मेरा उस समय बच्चा था, मुझे उतना नॉलेज नहीं था कि आर भी अच्छा नौकरी होता है। तो बाद में पता चला, मुझे कोई गाइडेंस भी देने वाला नहीं था। लेकिन बट मैं आपको यहाँ पे गाइडेंस दे रहा हूँ कि आर भी अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। तो इसको आप लोग को हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। इस समय तो सिचुएशन ऐसा चल रहा है कि एक नौकरी हो जाए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। और आर में अगर आप आर हो भी जाते हैं तो आगे आप ट्राई भी कर सकते हैं यूपी पीसीएस में, जैसे कि अपर की पोस्ट है, यूपीएससी के लिए ट्राई कर सकते हो। प्रॉपर यहाँ पे 2 दिन की वीकली छुट्टी हो जाती है। डेली आप अपना रेगुलर पढ़ाई करते करते वीकली में आप कवर कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है कि आर की जॉब लेते हुए आप यूपी पीसीएस का अपर का तैयारी कर सकते हैं और यूपीएससी का भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक तो होता है क्या ना, जैसे कि आपको एक जॉब लग जाएगी तो जॉब सिक्योरिटी हो जाती है। तो जो डर होता है ना अंदर से कि नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, मेरा पीसीएस नहीं हुआ तो क्या होगा, तो ये वाला डर ख़त्म हो जाता है। तो आप फ्री होकर तैयारी करते हैं, फ्री होकर एकदम खेलते हैं। तो जो मतलब कि कहीं सेलेक्टेड नहीं है वो तैयारी कर रहा है और जो सेलेक्टेड है वो तैयारी कर रहा है, दोनों में ना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। एक तो एक जॉब सिक्योरिटी हो जाती है तो टेंशन नहीं रहता है कि यार नहीं होगा तो क्या होगा, ये वाला डर ख़त्म हो जाता है। तो आप फ्री होकर तैयारी कर पाते हैं और उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। तो मेरा तो एक यही सुझाव है कि आप लोग इसको हल्के मत लीजिए, अरे यार ही है तो है। फिर उसमें क्या होता है ना कि कुछ क्वेश्चन रह जाएगा। और बाकी यहाँ कंपटीशन तो देख ही रहे हैं, आर में 12 लाख आज इस समय पड़ चुका है ऑनलाइन फॉर्म। तो अभी ये है कि आर का पेपर 2 शिफ्ट में होगा, ये तो आयोग ने बता ही दिया, बट अभी डेट नहीं आई है। तो डेट आएगी तो मैं आप लोग को बता दूंगा कि डेट क्या रहने वाली है। आयोग का नोटिस आया था कि अगर 10 लाख से ऊपर अपीयर होते हैं स्टूडेंट एग्ज़ाम में तो वो 2 शिफ्ट में होगा।
तो आरओ का इससे पहले कभी होता नहीं था, एक ही शिफ्ट में होता था, अब 2 दिन रखा गया। अभी यूपी पीसीएस का भी न्यूज़ आया है कि वो भी 2 दिन में एग्ज़ाम होगा, 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर। तो इससे थोड़ा सा घबराने की ज़रूरत नहीं है, पेपर बैलेंसिंग बनेगा। और नॉर्मलाइजेशन तो 2018 से ही ख़त्म कर दिया गया है आयोग में, तो वो तो नहीं होगा, लेकिन पेपर बैलेंसिंग बनेगा। तो पीसीएस के लिए भी, आरओ के लिए भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपना दिल लगा के, मन लगा के पढ़िए, अच्छे से आराम से तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ नोट्सबुक्स आईएएस के द्वारा फ्री टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है। उसके बाद साथ साथ पेड टेस्ट सीरीज भी, उसको आप लोग ज्वाइन करिए। ऑनलाइन हमारे एप्लीकेशन से भी दे सकते हैं, और जो यहाँ है वो हमारे सेंटर पे विजिट करके भी दे सकता है। आरओ में भी हम लोग 5 टेस्ट फ्री रखे हुए हैं, वो आपका नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, 10 नवंबर से, तो उसको भी आप लोग दे सकते हैं। तो आपको शेड्यूल वगैरह सब पता ही है, बाकी मैं बता दूंगा। और आरओ में हम लोग बहुत ही सस्ता प्लान लेके आए हैं। टेस्ट सीरीज़ का 60 टेस्ट का है, 64 टेस्ट का है, 32 टेस्ट का है, बहुत ही नॉमिनल फीस है। तो उसको आप लोग ज्वाइन करके टेस्ट दीजिए। प्रैक्टिस क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, पता कैसे चलेगा कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? तो उसके लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। जब आप टेस्ट पेपर लगाएंगे तो पता चलेगा कि मेरा जो दिशा है पढ़ने का वो सही है कि नहीं। जैसे कि आप मेंस के लिए जब तक आंसर राइटिंग नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा? सिर्फ आप पढ़ रहे हैं, लिख तो है नहीं रहे, पता कैसे चलेगा कि मैं अपना उतना एफर्ट लगा पा रहा हूँ? मतलब जितना पढ़ रहा हूँ आउटकम मुझे कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आउटपुट कुछ मिल रहा है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? एनालिसिस कैसे होगा आपकी पढ़ाई का? वो जब तक आप टेस्ट पेपर नहीं लगाएंगे, जब तक आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, कुछ भी क्लियर नहीं होगा। कि आप बस पढ़ते रहिए, कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये समुंदर है, और समुंदर में से आपको मोती छांटना है। तो मोती कैसे छाटेंगे? अपने ऊपर काम करके, टेस्ट लगाइए, आंसर राइटिंग करिए, डेली आंसर राइटिंग करिए। मेरे अंडर में यहाँ आंसर राइटिंग प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, उसको ज्वाइन करिए, 150 टेस्ट का है। तो ये सब चीज़ें आप लोग की सुविधा के लिए है। जब तक ये सब चीज़ें नहीं करेंगे कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, तो इसलिए ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे कि अभी 95 डेज़ बता हुआ है, तो लगभग 3 महीने हैं आपके पास। तो इन 3 महीनों में क्या सही रणनीति हो कि आपका प्री क्वालिफाई हो जाए, ठीक है? तो पहले हम लोग 3-4 सालों का कट ऑफ देखेंगे कि आरओ की क्या कट ऑफ रही है। उसी के आसपास अगला भी कट ऑफ होने वाला है। अभी पता ही है कि 411 पोस्ट आई हुई है, तो उन 411 पोस्ट में कट ऑफ क्या रहने वाला है, पहले हम लोग कट ऑफ देखेंगे, पिछला कट ऑफ और अब का कट ऑफ क्या होगा। मैं पूरा एकदम कैटेगरी वाइज बताऊंगा, जिससे सब लोग अपना अपना जान लीजिए कितना कट ऑफ अभी 3-4 सालों में रहा है और आगे क्या होने वाला है। और आरओ का वैकेंसी पता ही है कि हर साल तो आता नहीं है, 2 साल 3 साल बाद आता है। तो जब मौका मिला है तो उसको भुना लीजिए, क्योंकि अभी चुनाव पीरियड चल रहा है, इसमें हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर 2-3 साल लटक जाता है मामला। तो ये देखिए क्या है ना कि ये यूपी पीसीएस आरओ का जो है ये 2023 का कट ऑफ है। 23 का तो पेपर हुआ था, आप लोगों को पता ही है, पेपर लीक हो गया था, पता नहीं कैसे लीक हुआ था। तो आयोग अब इसको दोबारा री एग्ज़ाम करा रही है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला था वो हम लोगों ने एनालिसिस किया था अपने अंदर से। मैं खुद इसमें एनालिसिस किया कि क्या होता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो वो पिछला हम लोग देख के किए थे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या होता है। जैसे कि जनरल कैटेगरी की क्या कट ऑफ होती? जनरल कैटेगरी की होती 125 से 135 मार्क्स के बीच में होता अगर रिजल्ट आता तो, ठीक है। अदर बैकवर्ड मतलब ओबीसी की कितनी होती? 125 से 130। ओबीसी और जनरल का जो कट ऑफ होता है ना लगभग इक्वल जाता है। कभी 1-2 नंबर का तो मैं डिफरेंस आज तक देखा नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी होता है 1-8 नंबर ऊपर चला जाता है, लेकिन लगभग बराबर का मामला रहता है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट का हम लोग देखेंगे कितना रहता है, 105 से 112। शेड्यूल ट्राइब का 90 से 110। तो एससी और एसटी का जो कट ऑफ है तो थोड़ा कम ही रहता है। तो आप लोग अगर थोड़ा सा एफर्ट लगा लेंगे तो आराम से हो जाएगा। फीमेल कैंडिडेट्स का हम लोग देखें, फीमेल कैंडिडेट्स का जो है 115 से 125 मार्क्स के बीच में रहता है। फीमेल का और एससी का जो कट ऑफ रहता है लगभग आसपास रहता है, 2-4 नंबर का डिफरेंस रहता है। तो आप लोग जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हमारी बहन महिलाएं जितनी भी हैं जो तैयारी कर रही हैं, तो एससी का कट ऑफ लगभग मान के चलिए 105 से 112 के बीच रहता है। तो आप लोग का भी यही 2-3 नंबर ऊपर नीचे रहता है लगभग, वो भी मान के चलिए 115 116 यही कट ऑफ रहता है। चाहे अपर का देख लीजिए चाहे आरओ का देख लीजिए, लगभग इक्वल जाता है, क्योंकि आप लोग को भी 20% आरक्षण गवर्नमेंट दे के रखी हुई है। तो जितना वैकेंसी आएगा उतना 20% आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना ही मिलता है।
PWD का देखिए ये 85 से 95 मार्क्स मिलता है, मतलब जो थोड़ा शारीरिक रूप से अच्छा में उनको ये सुविधा मिलती है तो उनका कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है। ठीक है, ये देखिए ये 2021 का कट ऑफ है, इसका रिजल्ट वगैरह अनाउंस हुआ था। तो इसका देखिए कट ऑफ आयोग के द्वारा ही बताया गया है कि क्या था, इसको हम लोग देख लीजिए। इसमें SC का जो कट ऑफ है वो 105 मार्क्स था, ST का जो कट ऑफ है वो 84 मार्क्स था, अब PWD का जो कट ऑफ था वो 92 मार्क्स। मतलब देखिए SC का, इसमें एक फीमेल का भी देख लेते हैं हम लोग। फीमेल का कट ऑफ कितना गया है 112 मार्क्स। ठीक है, जनरल वाले सोच रहे होंगे मेरा कट ऑफ ही नहीं बताया सर, अभी बता रहे हैं। तो देखिए फीमेल कैंडिडेट और SC में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 7 मार्क्स का है, तो यही मतलब आसपास ही रहता है लगभग। तो जितना SC का रहता है उसकी आप लोग 3-4 नंबर प्लस कर लीजिए, उतना ही रहता है। जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था, ठीक है, वो गया था 115 मार्क्स, 125 मार्क। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था। और OBC का भी यही था, 125 ही था। ठीक है, तो OBC जनरल का जो कट ऑफ है वो लगभग सेम रहता है। ठीक है, तो ऊपर नीचे नहीं जाता, कभी कभी होता। अभी इधर भी जो एग्ज़ाम हुए उसमें थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हुआ है, नहीं तो लगभग तो बराबर का ही मामला रहता है। और उस समय EWS था नहीं। EWS वाले जान लीजिए, EWS का इतना मान के चलिए कि अभी EWS में ज़्यादा लोग सुविधा ले रहे हैं, तो जनरल से 2 से 3 नंबर ज़्यादा ही मान के चलिए, 2 से 3 नंबर। अगर 125 जनरल का जा रहा है तो EWS का मान के चलिए 127-28 नंबर रहने वाला है। 2 से 3 नंबर आप लोग को एज लेना पड़ेगा। 2022 का हम लोग देख लेते हैं। तो 2022 का क्या कट ऑफ रहा था, वही है। जनरल का देखिए 122 मार्क्स है, लगभग वही 125, 122, 120 प्लस ही रहता है लगभग। ठीक है, फीमेल का 112, OBC का 122। देखिए OBC जनरल जो मैं कह रहा हूँ ना, कट ऑफ बराबर ही रहता है, कम ज़्यादा नहीं होता। अभी इधर एक आध एग्जाम में एक आध नंबर ज़्यादा गया है OBC का, लगभग बराबर का मामला रहता है। ये क्यों रहता है मैं अभी आप लोग को बाद में इसके लास्ट में डिस्कशन करके बताऊंगा कि क्यों OBC जनरल का बराबर क्यों मामला जा रहा है। SC का 105 है, वही देखिए फीमेल का और SC का वही 7 नंबर का डिफरेंस है, तो वही 5-7 नंबर ज़्यादा रहता है। ST का कितना गया 84 नंबर, ये है, ये RO वाला है। ठीक है, और ARO सेक्रेटरीट में कितना गया है, अलग अलग कट ऑफ गया हुआ है। 85 मार्क्स जनरल का गया है, 80 मार्क्स फीमेल का गया है, OBC का 85 मार्क्स गया है, SC का 71 गया है और ST का 60 गया है। मतलब कि पोस्ट वाइज रहता है, जिसको जितना पोस्ट मिल जाए, क्योंकि आरक्षण सबको मिला हुआ है। अब तो EWS भी आ गया है 10% आरक्षण, तो जितना पोस्ट आया, जैसे 411 पोस्ट आया है तो उसमें पद वाइज रहेगा, किस पद में कितना आया है, उसी हिसाब से आरक्षण भी मिलता है। मतलब जितना पोस्ट मान लीजिए 411 है तो उसमें 50% जनरल का हो गया, बाकी में जिसको जिसको जितना परसेंटेज आरक्षण मिला हो, जैसे कि SC को 15% है, फीमेल को 20% है, ST को 2% है, तो उसी हिसाब से मिलता है। जैसे EWS को 10% है, तो इस हिसाब से अपना आप लोग आंकड़ा लगा लीजिएगा। ओवरऑल मतलब कि ओवरऑल क्या है, ओवरऑल आप लोग अगर ये कट ऑफ क्रॉस करते हैं तो जितनी भी पोस्ट होगा आराम से पा सकते हैं। तो ये हम लोग का 2022 का कट ऑफ रहा। जैसा कि मैंने बताया कि इस एग्ज़ाम में इंटरव्यू नहीं होता है, तो इंटरव्यू नहीं होता है तो सबसे बड़ी नौकरी है ये, 4800 ग्रेड पे है। और मैंने बताया कि राजा वाली नौकरी है, आराम से बैठ के सचिवालय में सब साहब साहब आपको कहेंगे, चाहे हम जाएं चाहे SDM साहब जाएं, साहब ही बोलेंगे। तो सोचिए कितनी अच्छी नौकरी है। अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, अपना एग्जांपल देता हूँ। जब मेरा 2018 में वाले में सिलेक्शन हुआ था, तो हम लोग का रिजल्ट आया था 20 सितंबर 2020 को, 11 सितंबर 2020 को रिजल्ट आया था, सॉरी। तो शाम को जैसे रिजल्ट आने वाला रहता है ना, तो माहौल बनने लगता है, आज रिजल्ट आएगा, आ जाएगा, आ जाएगा।
अब तो दिमाग में बहुत सारा चीज़ चल रहा था, क्या होगा, इन होंगे कि आउट होंगे। लेकिन ये उस समय क्या लग रहा था कि काश सबसे आखिरी वाली भी मिल जाए ना, तब भी मैं इन हो जाऊं किसी तरीके से। उस समय ऐसा लगता है कि बस इन हो जाए, क्योंकि कितना बड़ा पोस्ट है तो आप लोग को पता ही है कि उसके बाद क्या क्या माहौल बदलता है। फिर अब मैं रिज़ल्ट साइट बिजी हो गया, मैं रिज़ल्ट डाउनलोड कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है। तो मेरा दोस्त फ़ोन किया, एक उसको हम लोग गुलाटी गुलाटी बोलते हैं, जो कॉमेडी विद कपिल में आता है, उसी वो कॉमेडी उसी तरह करता था गुलाटी की तरह, तो उसका नाम हम लोग गुलाटी रख दिए थे। तो वो कह रहा तुम डीएसपी बन गए हो। हम कहे तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? अरे हुआ होगा, मैं जान रहा हूँ, लेकिन डीएसपी इतनी बड़ी पोस्ट, ये मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि उससे पहले 2 बार मेरा इंटरव्यू कॉल तक नहीं आया था। कह रहा है भाई तुम देखो तो सही, आया है। मैं कहा तुम झूठ बोल रहे हो, मजाक करो मेरे साथ, मजाक करना बंद करो पहले। डीएसपी बहुत बड़ी पोस्ट होती है, मुझे भी पता है। तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, फिर मैं 4 बार रोल नंबर अपना मिलाया कि मैं ही हूँ, ऐसे मिला रहा हूँ तो अपना रोल नंबर। ठीक है, जब सब यकीन हो गया, चुपचाप गया, कमरा उमरा बंद किया, 10 मिनट रोया होऊंगा, फिर बाहर आया। मम्मी पापा पूछ रहे हैं क्या हुआ, वहाँ काफ़ी लोग बैठे हुए थे घर पे। तो मम्मी को बुला के किनारे मैं बोला कि हो गया है इस बार मेरा। तो अब मम्मी भी रो दी। फिर हम कहे बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे बताना सही नहीं होगा, तो अभी सब लोग अपने पास तक रखें, क्योंकि जानते हैं क्या होता है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ रहता है तब तक तो आपको सब नॉर्मल ट्रीट करते हैं। जितने आपके चाहने वाले हैं, नहीं चाहने वाले हैं, अलग अलग प्रकार कमेंट करते हैं। जैसे मैं ही तैयारी कर रहा था तो लोग कहते थे अरे तोहार बेटवा कैसे साल पढ़े है, हमारे भोजपुरी इलाका है तो वहाँ ऐसे बोलते हैं, जाके औरों की तरफ घूम रहा होगा, पढ़ता उड़ता नहीं है, रोज़ रिजल्ट चार्ट आ रहा है, कभी पुलिस का आ रहा है, टीचर का आ रहा है, कुछ का आ रहा है। तब उनको लगता है क्या कि सब वैकेंसी एक के जैसा है। तो ऐसा नहीं होता है। पीसीएस वगैरह में, यूपीएससी में एफर्ट लगता है, मेहनत लगती है। बाकी किसी में तो 69,000 वैकेंसी आ रही है, 1 लाख आ रहा है, 60,000 आ रहा है, यहाँ तो 600-700 में फाइट करना पड़ता है। तो ये गाँव लोगों को कौन समझाए? तो उनको तो लगता है कि नौकरी तो नौकरी एक के बराबर है, रिजल्ट आना चाहिए, इसका नहीं हो रहा मतलब पढ़ नहीं रहा होगा। तो भाई वहाँ घर पे भी लोग परेशान करते थे माँ बाप को कि ये पढ़ नहीं रहा, जाके अब पैसा फूक रहे हैं फालतू में। तो ये आप लोग को भी सुनने को मिलता होगा, लेकिन ये है एक रात में ज़िंदगी बदलती है। मैं अपना रिज़ल्ट पूरी तरीके से शांत रखा, और क्योंकि अगर पता चल जाता मैं अपने इलाके का पहला पीसीएस लड़का हूँ तो पूरी मीडिया ऑडियो पहुँच जाती। जैसे मेरे दोस्तों लोग ने बताया कि हो गया है, अब सारे मीडिया ऑडियो वाले पहुँच गए और उनका जीना आराम हो गया। मैं मस्ती में अपना नदी पहाड़ घूम रहा हूँ, खूब मज़े मार रहा हूँ। 1 महीने बाद धीरे धीरे सब लोग, मतलब कि पता तो चल ही जाता है, 1 महीने बाद सब मेरे को मैसेज फ़ोन करना शुरू किए, बहुत बड़ा धोखा किया तुम हमारे साथ, बताया नहीं कि तुम वहाँ हो गया है। तो क्या बताया जाए, मतलब कि मेरा भी जीना आराम हो जाता। सोशल मीडिया से मैं थोड़ा दूर रहता हूँ, पब्लिसिटी वगैरह मुझे पसंद नहीं है। तो ये है कि रातों रात ज़िंदगी बदलती है। उसके बाद जैसे ही पता चला, रिश्तों की लाइन लग गई। भाई साहब क्या बताऊँ, मतलब कि इतने फ़ोन आते थे मुझे, इतने फ़ोन आते थे कि सर मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। न तो कोई जाति देखता है, न कास्ट देखता है, बस उनको पता है कि लड़का डीएसपी है, लड़का आरओ है, चाहे जिस भी कैटेगरी के हों, आपके पास रिश्ते आने लगेंगे। मेरे पास हर तरीके के रिश्ते आए थे, अच्छे से अच्छे ऑफर आए थे। अब किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एसडीएम का भी रिश्ता आया था, बीडीओ का भी रिश्ता आया था, बट मैंने किसी को हाँ नहीं बोला, क्योंकि आप शादी विवाह ऐसा चीज़ होता है ना कि आपको या तो अपनी पसंद से करिए। भाई आप लव मैरिज कर रहे हैं तो अच्छी बात है, पहले से आपका कोई प्रेमिका हो तो उसको आप मना भी नहीं कर सकते, लेकिन मन तो बदलता ही है कि बढ़िया दहेज वहेज मिलेगा 40-50 लाख 1 करोड़ तो छोड़ ही देते हैं, लेकिन वो नहीं छोड़ेगी फिर आपको। तो भाई इस समय थोड़ा होश संभाल के अगर ऐसा रिश्ता में चल रहे हैं तो सोच समझ लिए कि शादी उसी से करनी पड़ेगी, और चढ़ गई ना फिर करना ही पड़ेगा। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। अगर रिश्ते में है तो रिश्ता अच्छा बना के रखिए, बहुत अच्छा होता है। प्रेम संबंध आपका जितना अच्छा रहेगा, आगे का जीवन भी उतना अच्छा जाता है। अब जैसे कि 12th फेल मूवी को ही देख लीजिए, श्रद्धा मैम ने कितना अच्छा सपोर्ट किया था। अगर सपोर्ट नहीं किया होता तो मतलब एसपी बनना तो काफ़ी मुश्किल था उनके लिए। तो वो अब वो ऐसी सिचुएशन नहीं है, सपोर्ट उतना अच्छा नहीं मिलता है,
अब क्या है सिचुएशन वो मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहूँगा इस मंच से, लेकिन बाद में फिर वो गिना दिया जाएगा मैंने तुमको ऐसे सपोर्ट किया था, ऐसे किया था, तुम ही मुकर रहे हो, शादी नहीं करोगे, घर तक पहुँच जाएगी लड़की। इसलिए अगर चाह रहे हैं कि भाई अरेंज मैरिज हो, 1 करोड़ दहेज में मिले, तो अरेंज मैरिज करिए, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। रिश्ते तो बहुत आते हैं, और फिर वो वाली लाइफ सोचिए क्या रहती है। एक बार आप आरओ बन गए, ऑफिस बढ़िया मिलता है फर्स्ट क्लास, हम भी पहुंचेंगे तो साहब ही बोलेंगे साहब मेरा ये काम है करा दीजिए। और रिश्ते का ऑफर तो समय आरओ के रिश्ते तो एसडीएम और डीएसपी से भी आते हैं, मतलब आप उनसे मिलता है कि चलो मेरा हस्बैंड ऑफिशियल वर्क है, अगर मैं फील्ड वर्क में हूँ तो ये ऑफिस में करेगा, तो समझ इस तरह के भी रिश्ते आते हैं आप लोग के लिए। तो कॉन्टैक्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, जैसे आप मिनिस्टर के अंडर में रहेंगे तो आपका कॉन्टैक्ट भी बहुत तगड़ा तगड़ा हो जाएगा, मुख्यमंत्री तक सीधे आपकी पहुंच हो जाती है, तो वो सब रहता है। उसके बाद तो जैसे मैंने बताया आजकल तो आरओ वाले अपना साइड से कोचिंग वोचिंग भी चला रहे हैं, पैसा अलग से कमा रहे हैं, नाम किसी और कोचिंग चला अपने रहे हैं, तो ये भी आजकल चल रहा है। तो बहुत मतलब अपॉर्चुनिटी तो बहुत है इसमें, ठीक है। बाकी देख लीजिए, हमारे जैसे बनना है तो भाई फिर मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के तो होगा नहीं। लड़कियों की लाइन लगवानी है तो देख लीजिए, ऑफिस में भी फिर ऑफिस में मतलब आपकी जो लेवल की होंगी लड़कियाँ, जो आरओ रहेंगी वो थोड़ा कम भाव देंगी, लेकिन बाकी जो नीचे रहेंगी तो पूरा लाइन लगा के हमेशा पहुँची रहेंगी। जो थोड़ा बहुत हैंडसम है तो उसके पास तो और लाइन लगा रहता है, एक तो पोस्ट अच्छी है, थोड़ा हैंडसम भी है तो और लड़कियाँ भाव देती हैं। बाकी भाव तो सारा पोस्ट से ही आता है, चाहे आप हैंडसम रहिए मत रहिए, आप हैं सेलेक्टेड हैं तो खूबसूरत से खूबसूरत लड़की भी आपको प्रपोजल मार देगी, वो कहेगी हम आपसे दिल से प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो आपका पोस्ट देख के प्यार करती है, ठीक है। तो उस जादुई मोह माया में मत पड़िएगा, समझ जाइएगा तुरंत कि हम तो जान लें कि हम कैसे हैं। सिलेक्शन से पहले तो कोई हमको प्रपोज नहीं मारी है, तो अब आ रहा है तो क्यों आ रहा है, तो ये तो समझ जाइए क्यों आ रहा है। लेकिन अगर लड़की की सुंदरता से मतलब नहीं है, अगर लड़की अच्छी है, आपके साथ रिश्ता अच्छा चल रहा है तो फिर ठीक है, चाहे लड़की बहुत सुंदर हो चाहे नॉर्मल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। संबंध अच्छा चलना चाहिए, दोनों का अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ होता है लाइफ में। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं रहा, पता चला कि हर दूसरे दिन वाद विवाद हो रहा है, फिर मामला डिवोर्स तक पहुंच गया, उसके बाद पता चला इतना ज़्यादा आपसे पैसा ही मांग लिया कि अब दे ही न पाए, पता चला खर्च मांग लिया, जब महीने का आपका 30,000 मतलब 70,000 सैलरी है, 60,000 आपसे मांग लिया जाए खर्च, तो कहाँ से दे पाएंगे। अभी एक मामला भी आया था, हाई कोर्ट का एक मामला है, उसकी सैलरी थी 18,000 और महिला ने मांगा था 30,000 रुपये महीना। जब वो हाई कोर्ट में मामला पहुंचा तो हाई कोर्ट की जज साहिबा थी, वो भी फीमेल थी, उन्होंने उसका पक्ष सुना और बताया कि ये बताओ आदमी 18,000 रुपया कमा रहा है, 30,000 तुमको कैसे देगा, और इतने दिन दिया है तो दे कैसे रहा, तो जी कैसे रहा, ये जिएगा कैसे, उसका भी तो कुछ डिग्निटी वगैरह है, उसका भी तो सब कुछ है, रहना खाना, भले अब अलग हो रहे हो तो उसी हिसाब से दिया जाता है जैसा उसका हैसियत हो, जैसा उसको उसका सैलरी इनकम वगैरह होता है। ये नहीं कि उसका सैलरी 18,000 तुम 1,00,000 मांग लो, तो ये सब भी मामला होता है। तो शादी वादी तो फिर उसके बाद छोड़ दीजिए, घर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, 2022 वाला तो हम लोग कट ऑफ देख लिए, इसके आगे हम लोग देखते हैं। ये 2017 का कट ऑफ है, 17 वाला कट ऑफ है। 17 में भी देखिए कितना गया है, सामान्य जनरल वर्ग का गया है 122 कट ऑफ गया है। एससी का कितना गया, 105 मार्क्स गया है। एसटी का 84 मार्क्स गया है। अब इतने कम कट ऑफ नहीं जा रहे हैं एससी एसटी का भी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो ये भी मान के लिए 110 112 मार्क्स जाएगा, ये भी 90 प्लस ही मान के चलिए, तो अब इतने कम कट ऑफ नहीं जा रहे हैं। ओबीसी का 122, तो वही मैं कह रहा हूँ कि जनरल का और ओबीसी का कट ऑफ लगभग बराबर होता है, ठीक है, तो बराबरी का मामला है। फीमेल कैंडिडेट्स का, हमारी जो महिलाएं हैं बहनें हैं, उनका 112 मार्क्स रहता है कट ऑफ। तो आप लोग के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आरओ बन जाइए तो आपको भी एसडीएम दूल्हा मिल जाएगा, डीएसपी मिल जाएगा। हम लोग तो ढूंढ ही रहे हैं कोई आरओ मिल जाए, बनिए, फिर ऑफर भेजते हैं हम लोग। आगे चलते हैं हम लोग।
2016 का हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं, 2016 में कितनी कट ऑफ रही है। तो 2016 में जनरल वर्ग का 129 मार्क्स था, ठीक है। एससी का 117 मार्क्स, देख लीजिए अभी 16 में ही 117 मार्क्स गया। देखिए होता क्या है, जनरली जब पेपर थोड़े आसान होते हैं और वैकेंसी ज़्यादा होती है तो कट ऑफ जाहिर सा है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है, नंबर बढ़ जाएगा। वैकेंसी ज़्यादा हो तो कट ऑफ कम जाता है, और पेपर टफ हो तब कट ऑफ कम जाता है। और जब पेपर आसान हो और वैकेंसी भी नॉर्मल हो तो कट ऑफ ज़्यादा थोड़ा बढ़ जाता है। एसटी का देखिए 102 मार्क गया। देखिए जैसे मैं कह ही रहा था कि 90 प्लस ही जाएगा, इस बार का भी 90 प्लस ही जाने वाला है। अन्य पिछड़े वर्ग का 132 मार्क गया है। अभी 5 साल का हम लोग एनालिसिस लगभग देख लिए, 16 वाले में ही 132 गया है, वो जनरल से ज़्यादा है। वो क्यों है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। महिलाओं का कितना गया, 122 मार्क गया है। तो देखिए यही एससी का और महिला का वही 4-5 नंबर का डिफरेंस जा रहा है जो मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। ये 16 से 23 तक मैं आपको एक कट ऑफ बता दिया। अब उसके आधार पे देखिए, उसके आधार पे मैं 3 चीज़ें आपको बता रहा हूँ। पहला, इस बार 411 वैकेंसी है, ठीक है। तो 411 पोस्ट है, ठीक ठाक पोस्ट है, मतलब आरओ में इतना लगभग पोस्ट रहता है, ज़्यादा ही पोस्ट है लगभग। तो मान के चलिए जनरल वर्ग का जो कट ऑफ रहेगा 120 से 130 के बीच में रहेगा, इतना आप लोग मान के चलिए। क्योंकि इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि जैसे ही यूपीपीएससी का पेपर ख़त्म होगा और जिसका प्री क्वालिफाई नहीं होगा वो श्योर है आरओ का एग्ज़ाम देगा, 100% देगा। इसलिए 10 लाख के ऊपर जो फॉर्म डले हैं, तो अब अच्छी क्वालिटी वाले लड़के रहते हैं आप जो तैयारी कर रहे हैं पीसीएस वाले, तो कट ऑफ तो थोड़ी हाई रहेगी, इतना मान के चलिए। इसके बीच में ही रहेगा, 120 से 130 में। मतलब जनरल वर्ग के लिए है कि आप लोग अभी से अपना एफर्ट लगा लीजिए, जो सिर्फ आरओ की तैयारी कर रहा है। तो आप लोग को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि कट ऑफ बढ़ने वाली है। दूसरा, एससी का देखिए 117 मार्क गया। तो एससी के भी कैंडिडेट अब बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अब तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग को भी मेहनत करना पड़ेगा। एससी का 115 से 120 के बीच मान के चलिए, यही रहने वाली है इस बार भी, ठीक है। एसटी का जो कट ऑफ है, एसटी का वही 90 से 105 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट का जो है, फीमेल कैंडिडेट का जैसे 2016 में 122 गया है, तो मान के चलिए इसी के आसपास रहने वाला है। 118 से लगभग 118 से 125 के आसपास रहने वाला है, इसी के आसपास रहेगा। क्योंकि 20% आप लोग को भी आरक्षण मिला हुआ है, हमारी महिलाएं किसी से कम है क्या? वो लोग भी तो मेहनत कर ही रही हैं। तो भाई कट ऑफ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब हम लोग थोड़ा ओबीसी का बात कर लेते हैं। ओबीसी का कट ऑफ जैसे 132 गया है 16 वाले में, जबकि जनरल का 129 गया। ऐसा क्यों हुआ? उसका रीज़न ये है, जैसे कि अब नया नियम ये है, थोड़ा आप लोग सुन लीजिए, कि आप लोग जिस कैटेगरी में फॉर्म डालेंगे, मान लीजिए कि किसी ने जनरल से फॉर्म डाला, ठीक है, जनरल से फॉर्म डाला, तो उसका जो है एग्ज़ाम रिज़ल्ट जो बनेगा वो जनरल कैटेगरी में ही बनेगा, भले ही उसका कट ऑफ एससी एसटी से भी कम चला जाए, लेकिन जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेंगे उसी में कट ऑफ बनेगा उनका। मान लीजिए जनरल से 5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया, 5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया, तो उसी अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ बनेगी, ठीक है। अब जितने लोग जनरल से फॉर्म डालेंगे उनका अब कट ऑफ उसी अकॉर्डिंग बनेगा। इसी तरह ओबीसी का भी है। ओबीसी का आपने अपनी कैटेगरी चूज़ की ओबीसी फॉर्म में, ठीक है, तो अब आपका जो मेरिट बनेगा वो ओबीसी में ही बनेगा। मान लीजिए इसमें भी मान लीजिए कि 3 से 4 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, तो उसी में आपकी कट ऑफ बनेगी। जितना वैकेंसी आ रहेगा उसी अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ बनेगी। श्योर, जाहिर सी बात है, या तो जनरल के बराबर जाएगा या तो हाई जाएगा, क्योंकि ओबीसी वाले भी अच्छा खासा मेहनत कर रहे हैं और कट ऑफ हमेशा उनका हर एग्ज़ाम में देखिए कहीं ना कहीं जनरल से ज़्यादा ही कट ऑफ जा रही है। अगर आप लोग पढ़ने में अच्छे हैं तो यहाँ से 50% सीधे लाभ ले सकते हैं जनरल से फॉर्म डाल के,
तो कट ऑफ कम जाती, जनरल कट ऑफ कम ही जाने वाली, इतना मान के चलिए। उसी तरह EWS वालों का देख लेते हैं हम लोग। EWS का भी जनरल से 2-3 नंबर ज़्यादा ही जाने वाला है। सारे कैटेगरी में वही अप्लाई होता है, आप जिस वर्ग से फॉर्म डालेंगे उसी में आपका मेरिट बनेगा, उसी हिसाब से कट ऑफ बनेगा। तो अभी EWS लोग ज़्यादा सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं, अपेयरिंग जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो ज़्यादा हो रहा है EWS में, इसलिए कट ऑफ हाई जा रहा है। प्री में कट ऑफ हाई जा रहा है, मेंस में थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। तो SC और ST का भी वही हिसाब किताब है। और महिलाओं का तो कोई बात ही नहीं, महिलाओं को 20% आरक्षण मिला, उनको तो पहले से ही पता है। तो ये मेन प्रॉब्लम ये थी जो अब आप लोग नहीं समझ पा रहे थे, मैं बता दिया क्यों कट ऑफ ज़्यादा जा रही है। तो कट ऑफ तो आप लोग खुद ही बढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगा ही। पढ़ने में अच्छे हैं, नंबर अच्छा आएगा ही। तो अब हम लोग चल लेते हैं सब्जेक्ट वाइज, थोड़ा देख लेते हैं कि मतलब किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे आप लोग को एक बेसिक आइडिया मिल सके हमको किस पे ज़्यादा मेहनत करनी है, किस पे कम मेहनत करना है। तो उससे आप लोग के एग्ज़ाम की तैयारी में ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे आप लोग। देखिए हर एग्ज़ाम में अभी UPPSC जो करा रही है उसमें करंट का रोल ज़्यादा ही रहता है। जैसे कि अपर वाले में लगभग 35 से 40 क्वेश्चन पूछता है। अपर में 35 से 40 क्वेश्चन पूछता है करंट, ठीक है। उसी तरह देखिए वो 150 क्वेश्चन का होता है, 140 क्वेश्चन का होता है आरओ का। इसमें भी देखिए 24 से 25 क्वेश्चन पूछ रहा है करंट इवेंट, ठीक है। रीजनिंग वगैरह 14-15, किसी में 14-15 रहता है, कभी कोई 6-7 रहता है, कभी 10 रहता है, ऐसे ही रहता है। रीजनिंग में बहुत इजी रहता है, तो ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना, PYQ लगा लीजिए, बड़े आराम से हो जाएगा। तो 14-15 रीजनिंग हो गया। जिसका रीजनिंग वगैरह नहीं अच्छा है PYQ लगा लीजिए, बहुत आसान सा रीजनिंग है इसका। रीजनिंग मैथ बहुत आसान पूछता है। साइंस से 18 से 20 क्वेश्चन पूछ रहा है, ये साइंस का पोर्शन हो गया, ठीक है। हिस्ट्री से 12 से 14। इंडियन नेशनल मूवमेंट मतलब ये भी हिस्ट्री का ही पार्ट है, ठीक है, मॉडर्न इंडिया का पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री का। तो ये मान लीजिए लगभग 24 से 28 क्वेश्चन पूछ रहा है हिस्ट्री से, ठीक है। पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर मिला के 15 से 16 क्वेश्चन पूछ रहा है। पॉपुलेशन, जनगणना मतलब इकोलॉजी एंड, वही है जनगणना प्लस इकोलॉजी से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद कुछ एग्रीकल्चर का पोर्शन उसमें पूछता है, ठीक है, ट्रेड वगैरह का पूछता है, यूपी स्पेशल पूछता है। तो सब मिला के 18-20 क्वेश्चन है लगभग, ठीक है। ज्योग्राफी से 20 से 22 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से 20 से 22 क्वेश्चन है। अब ज्योग्राफी और इकोलॉजी मिला दीजिए तो लगभग हो गया 30 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन इकोलॉजी से, अब 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से हो गया, 30 क्वेश्चन हो गया। और वही लगभग 24-25 क्वेश्चन करंट पूछ रहा है। तो 30 ज्योग्राफी इकोलॉजी हो गया, प्लस करंट 24 से 25 पूछ रहा है। 25 क्वेश्चन तो मान के चलिए, तो 55 क्वेश्चन तो यही हो गया हमारा, ठीक है। 55 क्वेश्चन यही दोनों मिला के हो गया। इसके बाद हिस्ट्री से 24 क्वेश्चन पूछ रहा है, प्लस इसमें हिस्ट्री ऐड कर लीजिए 24 क्वेश्चन। जिसकी हिस्ट्री अच्छी है वो हिस्ट्री कर लेगा। दूसरा जो है सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन वो है आपका जनरल साइंस, ठीक है। जनरल साइंस से 18 से 20 क्वेश्चन पूछ रहा है, प्लस 18 से 20 क्वेश्चन ऐड कर लीजिए। और रीजनिंग वाला पार्ट जो बड़े आराम से हो जाता है, तो ये भी 14 से 15 क्वेश्चन रहता है। तो यही जोड़ लीजिए आपका कितना हो गया, ठीक है। ये हो गया 70 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन हम लोग लेते हैं तो 20 क्वेश्चन ये हो गया, 90 हो गया, प्लस 15 क्वेश्चन हो गया 105। तो यही हो गया सिर्फ तीन पोर्शन से, 3 पोर्शन से 105 क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद जो यूपी स्पेशल है, एग्रीकल्चर है, वो बड़े आराम से सबका हो जाता है। अगर यही 3 पोर्शन, पूरे पोर्शन में सिर्फ 3 पोर्शन आप तैयार कर लीजिए, बड़े आराम से हो जाता है। पॉलिटी जो है, पॉलिटी बहुत आसान पूछता है, आर्टिकल वगैरह सिर्फ पूछता है। और
इकोनॉमी जो है वो करंट में ही लगभग करंट का इशू ही पूछता है, स्टैटिक बड़ा कम पूछता है। तो इसमें ये देखिए 15-16 क्वेश्चन है, तो बहुत आराम से आप लोग 3-4 पोर्शन कवर करके बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आर का जो है आर में जितना ज़्यादा PYQ लगाएंगे, PYQ जितना लगाएंगे उतना आपका मतलब कि उतना अच्छा होता चला जाएगा। PYQ ही मैक्सिमम पूछता है। जैसे मैं गया था 2017 वाला देने गया था एग्ज़ाम आर का, मैंने सिर्फ PYQ पढ़ा था, आराम से मेरा प्री हो गया था। और हिंदी वाले में जो 6 टॉपिक पूछता है, मैंने वो 2-3 घंटा जो गैप रहता उसी में सिर्फ पढ़ा था 6 टॉपिक। 60 क्वेश्चन पूछता है, मेरे 45 सही थे, जबकि मेरी हिंदी वीक है। तो समझ लीजिए जब मैं कर सकता हूँ 3 घंटे में, तो आप लोग तो आराम से कर लेंगे रेगुलर, ठीक है। तो हिंदी 60 क्वेश्चन पूछता है 6 टॉपिक से, 6 टॉपिक से पूछता है। और सिर्फ PYQ पढ़ लीजिए, आराम से हो जाएगा। अब बहुत लोग 60 में 60 सही करके आते हैं, 55 प्लस मैक्सिमम लोग रहते हैं, क्योंकि हिंदी बहुत आसान पूछता है। अब सोचिए आप 105 वहाँ से प्लस 50 यहाँ से कर ले गए, कितना क्वेश्चन आपका हो गया, 155। आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, दोनों मिला के पता है कि रिजल्ट बनता है। तो 155 तो आप ऐसे ही ला सकते हैं। मतलब अब सोचिए कुछ लोग का हिंदी इतना अच्छा होता है, 60 में 60 कर लेते हैं, GS में भी 60-65 क्वेश्चन कर लिया, सही हो जाता है। तो आप लोग को भी यही ट्रिक अपनानी, हिंदी को पढ़ना अच्छे से। हिंदी क्या स्कोरिंग है, हिंदी स्कोर कर लेंगे और GS थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, दोनों मिला के रिजल्ट बनता है, आराम से प्री क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। ये 2022 वाला है। पंकज इसको कट कर लेना, ठीक है, टाइम देख लो। ये कट कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये मेंस वाला है। चलो हम इसी पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। तो आर वाले में हम लोगों ने देख लिया कि किसका पोर्शन कहाँ से किससे ज़्यादा पूछ रहा है। पहला करंट मान के चलिए हमने एनालिसिस किया, 24 से 25 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो मेरा अनुभव है, अब इस समय करंट का लेवल बढ़ा रहा है, तो 25 से 30 क्वेश्चन तैयार मान के चलिए पूछेगा ही पूछेगा। 25 से 30 क्वेश्चन प्लस इन्वायरमेंट प्लस ज्योग्राफी, ये लगभग 30 से 35 क्वेश्चन पूछ ही रहा है हमेशा। ये करंट इवेंट प्लस इकोनॉमिक्स अगर इसमें हम लोग इंक्लूड कर दें, इको अगर इंक्लूड कर दें, तो 10 क्वेश्चन तो इकोनॉमिक्स से पूछता ही पूछता है करंट से। तो लगभग 30 से 40 क्वेश्चन तो करंट पूछ ही रहा है। अब 40 और ये 35, 40 प्लस 35 आप लोग जोड़ लीजिए, 75 क्वेश्चन सिर्फ यही 2 एरिया से आ रहा है। सिर्फ 2 ही पोर्शन से 75 क्वेश्चन पूछ रहा है, जबकि पेपर आता है 140 क्वेश्चन का। और जिसका रीजनिंग वगैरह अच्छा है, 10 से 14 क्वेश्चन पूछता है, आराम से 85 89 बना लेंगे, प्लस हिंदी से बना लेंगे। जिसका हिस्ट्री है वो बना लेगा, 25-26 क्वेश्चन हिस्ट्री पूछता है। जिसका साइंस अच्छा है, 18-20 साइंस पूछता है। मतलब सबका कुछ ना कुछ पोर्शन अच्छा होता है, कुछ ना कुछ पोर्शन गड़बड़ होता है। पॉलिटी से ज़्यादा नहीं पूछता है, 8-10 क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग अपना अपना सेगमेंट तैयार कर सकते हो। पॉलिटी से बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है, मतलब आर्टिकल वगैरह पूछता है, ठीक है। तो ये सब है। तो यहाँ से आप लोग को पता चल गया कि क्या सही स्ट्रेटजी होना चाहिए, रणनीति होनी चाहिए। तो हम लोग कटापटा आपको बात के लिए अब आते हैं गुरु मंत्र पे। गुरु मंत्र पे आते हैं। गुरु मंत्र क्या होना चाहिए भाई, ये सारा बात तो हो गया।
गुरु मंत्र क्या होना चाहिए? पहला मेरा गुरु मंत्र है PYQ लगाओ, जितना हो सके PYQ लगाओ। दूसरा, टेस्ट पेपर लगाओ। अभी बहुत टाइम है, जितना टेस्ट पेपर लगा सकते हो लगाओ। जैसे हमारे संस्थान के द्वारा RO का टेस्ट कराया जा रहा है। एक जो टेस्ट है उसमें 64 टेस्ट है, दूसरा जो शेड्यूल है उसमें 34 टेस्ट का है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा हम लोग टेस्ट दे के रखे हुए हैं, बहुत कम फीस है, आराम से आप लोग ज्वाइन करिए और लगाइए। तीसरा मूल मंत्र क्या है? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप लोग अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। पूरे 1 साल का करंट तैयार कर लीजिए, जनवरी से लेके जब तक आपका एग्ज़ाम, जैसे 22 दिसंबर को एग्ज़ाम है तो लगभग आपका 10 दिसंबर तक करंट तैयार होना चाहिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे द हिंदू एनालिसिस किया जाता है, वहाँ से नोट्स बना लीजिए। प्लस डेली करंट अफेयर्स शॉर्ट चल रहा है, प्लस MCQ वगैरह चल रहा है, वहाँ से आप बना सकते हैं। और साथ ही साथ बुक्स में आप घटना सार फॉलो कर सकते हैं, प्लस घटना चक्र। ठीक है, ये फॉलो कर सकते हैं, घटना सार और घटना चक्र। चौथा जो मेरा मूल मंत्र है ही, अभी से थोड़ा सोशल मीडिया से दूरी बना लीजिए। जितना दूर रहेंगे सोशल मीडिया से, बस नाम मात्र का उतना ही यूज़ करिए मोबाइल को जितना आपको पढ़ना है। ठीक है, पढ़ाई के वक्त बस यूज करिए, नहीं तो आप लोग थोड़ा सा मोबाइल से डिस्टेंस बना लीजिए। तो मोबाइल से, सोशल मीडिया से दूरी बनाइए। पांचवा मूल मंत्र है अफवाहों से दूर रहिए, कि कोई कहेगा एग्ज़ाम टलेगा, ये होगा फलान ढमकान, उससे दूर रहिए। एग्ज़ाम अपने नियत समय पे होगा। अफवाह इसलिए उड़ाया जाता है कि कुछ पॉलिटिकल एजेंडा होता है, कुछ तो ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो काफ़ी मतलब अब इन सब पड़ावों से गुजर चुके हैं, तो उनको लगता है किसी तरह से कुछ न कुछ हमारा होता रहे, अर्निंग वगैरह जो भी है, तो कई केस करवाएंगे, कई धरना प्रदर्शन, ये सबसे दूर रहिए। आप लोग सिर्फ अपनी पढ़ाई फोकस रहिए, किसी भी इन सब चीज़ों में शामिल मत होइए कि जो मेन मोटिव है वो है सिलेक्शन लेना। तो आप लोग के सामने 2 बड़ी वैकेंसी है, UP PCS प्लस RO। तो जो RO की सिर्फ तैयारी कर रहा है वो अभी से लग जाइए, जो UP PCS की कर रहा है वो भाई अपना अगर प्री होता है तो मेंस पे लगे, नहीं होता है तो RO पे लग जाइएगा। लेकिन इन सब चीज़ों से दूर रहिए। ठीक है, फालतू की एक्टिविटी से दूर रहिए, सीनियरों से थोड़ा सा दूर रहिए। गाइडेंस वगैरह मैं आपको देने के लिए हूँ यहाँ पे, अच्छे से गाइडेंस लीजिए। हमारे संस्थान का जो टेस्ट सीरीज वगैरह चला उसको लगाइए और अच्छे से पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं आपसे इन सब चीज़ों के बारे में बात करता रहूँगा, कैसे क्या पढ़ाई करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।